हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ने वाले हैं वेनर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वेनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वेनर का फुल नेम क्या है? एल्फ्रेड वेनर। ये कौन थे? एक स्विस केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सबके सामने रखा था। उन्होंने और क्या किया था? ही स्टडीड द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। उन्होंने जो जितने सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया था, वो कंपाउंड्स को सारे उसने फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर को स्टडी किया था बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट से उनका सारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था सबको स्टडी किया था। उन्होंने वो सारे कंपाउंड्स का बिहेवियर स्टडी करने के बाद एक थ्योरी दिया था, जिसको क्या जानते हैं, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? वेनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखो, मैंने लिखा है क्या? टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वेनर प्रपोज्ड अ थ्योरी नोन एज वेनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब देखो, हम पहले इस थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स देख लेंगे, उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में जानेंगे। अब हम उनका जो डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द सेंट्रल एटम एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल होता है, वो क्या करते हैं? दो तरह का वैलेंसी शो करता है। दो तरह की वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरा क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या करता है? जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, वो ऑलवेज चाहेंगे सेटिस्फाई बोथ ऑफ इट्स वैलेंसी। मतलब वो हर समय चाहेंगे कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। हम ऐसे ही पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, ताकि हम यहाँ ये भी जान सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। उसके साथ साथ उसके बीच जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है। मैंने पहले पॉइंट लिख लिया है। क्या लिखा है? इट इज़ इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो क्या होते हैं? जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और आयन होते हैं, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ही होता है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। हमने पहले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो आई होप आपको याद है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? जो मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके समान होता है ये सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखो, मैंने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय एनायंस। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एनायंस के द्वारा ही सेटिस्फाई होते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी किससे? इट मे बी सेटिस्फाइड बाय एनायंस, कैटायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये देखो, ये तीनों के द्वारा सेटिस्फाई हो सकते हैं, एनायंस के भी द्वारा, कैटायंस के द्वारा और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के भी द्वारा सेटिस्फाई हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? इट इज़ आयोनाइजेबल। मतलब ये आसानी से अगर हम पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएंगे। और एंड क्या है सेकेंडरी वैलेंसी? इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल। मतलब ये पानी में डालोगे तो डिसोसिएट नहीं होंगे। हमने पहले जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था एक टर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं, वही एनायन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी को जो स्पीसीज सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। यहाँ पे लिखा ही है नॉन आयोनाइजेबल।
और हमने पहले पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होते हैं स्पीसीज वो क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल, और जो बाहर होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो क्या होते हैं, आयोनाइजेबल। समझ में आया? तो जो स्पीसीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं, एनायंस, और एनायंस को हम कहाँ पे लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी तरफ जो स्पीसीज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि एनायंस हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिगेंड्स। वो क्या करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, और उसे कहाँ लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। चौथा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, इट इज़ शोन बाय ब्रोकन लाइन। जब हम ये सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को किस तरह से शो करेंगे, बाय ब्रोकन लाइन, और सेकेंडरी वैलेंसी को किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, बाय सॉलिड लाइन। आई होप यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्या, जनरली द सेंट्रल metal ion exhibits a constant coordination number। तो सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बोला है, क्या बोला गया है, जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो जनरली जो मेटल आयन होते हैं कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आएगा, कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3, आयरन +3, प्लैटिनम +4, आयरन +2, ये सारे कंपाउंड जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करते हैं, 6। दूसरे कुछ देख लो आयंस, मेटल आयंस, प्लैटिनम +2, पैलेडियम +2, कॉपर +2, ये क्या शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और क्या देखो, Ag+, Ag2 2+, ये क्या शो करते हैं, 2। तो जनरली ये जो सारे सेंट्रल मेटल आयन होते हैं ये ऐसी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मान लो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल +2 आयन इज 6। इन कौन सा मॉलिक्यूल में 6 है, कौन सा कंपाउंड में, NiNH3 2+। यहाँ पे देखो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, NH3 क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, निकल +2 का। ऑन द अदर हैंड देखो ये कंपाउंड देखो NiCl4, यहाँ पे देखो 2-, यहाँ पे देखो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो जनरली देखो, जनरली कुछ सेंट्रल मेटल आयन होते हैं जो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि देखो निकल +2, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, निकल +2 का 6, और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, +4 इन निकल Cl4 2-। ओके, समझ में आया। अब चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 3। देखो तीसरी पोस्टुलेट क्या है, अब देखो मैंने क्या लिखा है समझा देती हूँ। द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन हैव स्पेशल अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है और वही सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था। तो उसके हिसाब से जो मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उसके हिसाब से उस कंपाउंड का स्पेशल अरेंजमेंट होंगे। जैसे कि देख लो
जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे तो उसका अरेंजमेंट क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल। इस स्पेशल अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी कहा जाता है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे तो उसका अरेंजमेंट क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रा। ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे या तो हो सकते हैं टेट्राहेड्रल, या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे 2 तरह का अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये 3 क्या है, मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है। The attachment between the metal and the species which satisfy both the valencies, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, is shown by a combined solid broken line। देखो जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं उसको हम ब्रोकन लाइंस के साथ ड्रॉ करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम सॉलिड लाइंस से ड्रॉ करते हैं और समझाते हैं। लेकिन जो स्पीसीज दोनों सेटिस्फाई करते हैं, मतलब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करते हैं, उसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉम्बाइंड सॉलिड ब्रोकन लाइन, वैसे। अब इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के मदद से। देखो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, COCl3.5NH3। देखो COCl3.5NH3 ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल्स टू 3। इस कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 3। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है 3, दिस इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयंस, सेटिस्फाइड बाय 3 Cl माइनस आयंस। देखो यहाँ अगर हम यहाँ पे AgNO3 ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन में तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl, ये प्रेसिपिटेट मिलता है। तो रिएक्शन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है। देखो CaCl3.5NH3, COCl3.5NH3 ये कैसे डिसोसिएट होता है, COCl.5NH3 होल 2 प्लस 2Cl माइनस, सॉरी 2Cl माइनस। अब यहाँ पे 2Ag प्लस 2Cl माइनस 2AgCl। देखो 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 क्लोराइड माइनस आयंस डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ से हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 क्लोराइड आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे, आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ पे होंगे, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। यहाँ पे हम COCl3.5NH3 स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, CONH3 होल 5Cl, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और बाहर क्या है, 2 क्लोराइड आयन। ये 2 क्लोराइड आयन किसको सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को। और यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5NH3 मॉलिक्यूल और एक क्लोराइड माइनस आयन, तो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6।
तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, ये जो 5 NH3 मॉलिक्यूल है और एक क्लोराइड माइनस आयन, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे 2 क्लोराइड माइनस आयन जो आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे, ये जो 2 क्लोराइड आयन है इसको हम ब्रोकन लाइन से डोनेट करेंगे और इस छवि को सॉलिड लाइन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। कोबाल्ट, हमने देखा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स में 6। तो यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रा। देखो ये देखो कोबाल्ट और यहाँ पे 5 NH3 जो क्या करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बच गया है, एक क्लोराइड आयन जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और 2 क्लोराइड आयन जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो जो अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या कर रहे हैं, दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तरफ प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी तरफ सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक सॉलिड लाइन और एक क्या ब्रोकन लाइन से डिनोट करेंगे। और जो बाहर जो क्लोराइड आयन है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम सिर्फ ब्रोकन लाइन से डिनोट करेंगे। ए क्लोराइड आयन, ए क्लोराइड आयन, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन को ड्रॉ किया है। आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप यहाँ पर ही ड्रॉ कर सकते हैं और कोई पोजीशन नहीं है, आप जहाँ कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आए होंगे इस पॉइंट को। अब चलते हैं अगली टॉपिक पर। अगली टॉपिक क्या है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन फेवर ऑफ वेनर्स थ्योरी। अब हम जानेंगे वेनर जो एक्सपेरिमेंट किया था जिस कंपाउंड्स को लेकर, अब हम उसके बारे में जानेंगे। देखो उन्होंने ये 4 कंपाउंड को डिस्कवर किया था और इसी 4 कंपाउंड को लेकर वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने जो ये 4 कंपाउंड डिस्कवर किया था वो क्या क्या था, COCl3.6 NH3, COCl3.5 NH3, COCl3.4 NH3, COCl3.4 NH3। ये 4 एमीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड उन्होंने डिस्कवर किया था और फिर उसको ही लेकर उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किया था। और उनका कलर को देखकर उन्होंने हर एक कॉम्प्लेक्स को अलग अलग नाम भी दिया था। देखो पहला कंपाउंड किया था, इसका कलर क्या है, येलो, तो उन्होंने क्या नाम रखा था, लूसियो कोबाल्टिक क्लोराइड। दूसरा क्या था, ये जो कंपाउंड इसका कलर क्या था, पर्पल, उन्होंने क्या नाम दिया था, पर्प्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। और तीसरा क्या है, ग्रीन, जिसका कलर है ग्रीन और नाम क्या किया था, प्रसियो और प्रेसियो, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये क्या है, COCl3.4 NH3। ये बेसिकली 2 आइसोमर है, एक ही कंपाउंड का 2 आइसोमर है। तो इसका रंग क्या है, वायोलेट, और इसका क्या नाम दिया था, वायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है। ये सारे क्या है, पर्प्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड, वायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अब उन्होंने क्या किया था, हर एक कॉम्प्लेक्स का एक एक मोल लिया और उसको एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया। रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट उन्होंने पाया था अब हम वो लिख लेते हैं। देखो पहला कॉम्प्लेक्स क्या था, COCl3.6 NH3, इसका कितना लिया, 1 मोल। अब इसको क्या किया, एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिला, 3AgCl प्रेसिपिटेट, 3AgCl का प्रेसिपिटेशन मिला। दूसरा क्या था, COCl3.5 NH3,
इसको भी अगर हम सेम तरीके से डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन। और तीसरा क्या था, COCl3.4NaH3। यहाँ पे क्या होगा, 1 AgCl का प्रेसिपिटेशन हमें मिला है। तो यहाँ पे COCl3.4NaH3 ये दोनों को लेकर ही रिएक्शन करवाया तो 1 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ से वेर्नर किस कंक्लूजन में आए कि यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स का कितना प्रेसिपिटेट मिलता है, 3 AgCl। इसका मतलब यहाँ पे कोबाल्ट 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। यहाँ पर भी देखो यहाँ पे 2 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो यहाँ पर भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। यहाँ पर भी सेम 1 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 6। तो अगर हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे और यहाँ पे अलग अलग प्रेसिपिटेट मिलेंगे तो हम इनका स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं। पहले का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, CONaH3 6Cl3 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, विच इज सेटिस्फाइड बाय 6 NaH3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी कि 3 क्लोराइड आयंस क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। 2 नंबर पे क्या है, इस कॉम्प्लेक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CONaH3 5Cl2। तीसरे को भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं, CONaH3 4Cl2Cl। ये दोनों के लिए ही सेम है। देखो वेर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ से उन्होंने ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने पाया। देखो फिर से उन्होंने ये सारे कॉम्प्लेक्स का कंडक्टिविटी स्टडी किया है, तो उन्होंने कंडक्टिविटी स्टडी करके क्या पाया, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कंडक्टिविटी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में होगा, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या होगा, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, और इसका होगा 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये सारे कॉम्प्लेक्स कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब हम ये सारे कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि जो 6 NaH3 मॉलिक्यूल्स है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और जो बाहर 3 क्लोराइड आयंस है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, कोबाल्ट देखो 6 NaH3 पहले लिख लेते हैं, NaH3 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 NaH3। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया, 3 क्लोराइड आयंस। तो 3 क्लोराइड्स क्या कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे डैश डैश देकर हम लिख सकते हैं Cl Cl Cl। देखो तो 3 क्लोराइड आयंस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम इसे ब्रोकन लाइन से या डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 क्लोराइड आयंस को यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, CONaH3 5Cl। देखो CONaH3 5 NaH3 मॉलिक्यूल मैंने लिख लिया है, और क्या है, एक क्लोराइड आयन जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। देखो अब बाहर क्या रह गया है, 2 क्लोराइड आयन। इसका मतलब ये जो 2 क्लोराइड आयन है प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक क्लोराइड आयन प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
और बाकी जो क्लोराइड आयन्स है उस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। ये हमने एग्जाम्पल पहले भी देखा था। अब देखो इस स्ट्रक्चर पे 4 NH3 मॉलिक्यूल है जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और क्या है 2 क्लोराइड आयन जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और बाकी क्या रह जाता है एक क्लोराइड आयन जो कि सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होंगे, ऐसे होंगे। देखो यहाँ तक हमने जो जो पढ़ा है आज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में तो आप ये वीडियो फिर से देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।